जयराम दास जोहार, इंकलाब जिंदाबाद। कैसे हैं? हाँ जोहार, इनकलाब ठीक ठाक है। आप सुनाइए कैसे हैं? हम भी सब बस चल रहा है, सब कुछ अच्छा है। और आपका आज परीक्षा था शायद। हाँ परीक्षा था, बढ़िया लिखे, फर्स्ट क्लास लिखे हैं और संतोषजनक लिख के आए हैं ये। चलिए, भविष्य की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आप आगे इसी तरह से बढ़ते रहे। लेकिन सवाल जो है, इस बीच में आपने कहा कि हम प्रोग्राम अटेंड नहीं करेंगे, लेकिन उस बीच में बजट सत्र से सीएम हेमंत सोरेन का एक बयान आता है, जिसके बाद से कई प्रतिक्रियाएं लगातार दी जा रही है। उसमें से आपने भी सोशल मीडिया के माध्यम से प्रतिक्रियाएं दी थी, लेकिन एक प्रतिक्रिया हम आपका अभी लेना चाहते हैं कि सीएम साहब ने कहा कि अगर 1932 का खतियान लागू होता है तो कोर्ट उसे खारिज कर देगी। प्रतिक्रिया सरल भाषा में क्या कहेंगे आप? देखिए, पहली बात आपको जानना चाहिए कि आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय को कि विधायिका का काम क्या होता है और न्यायपालिका का काम क्या होता है। ये माने हमारे गांव देहात में कहावत है कि मौरक से पहले भूत बनना। तो ये इन्होंने विधेयक बनाया नहीं है, इसका मतलब स्पष्ट है कि आप डरे हैं। इसका मतलब स्पष्ट है, आप जान रहे हैं कि झारखंड में झारखंडियों का हक अधिकार नहीं है, झारखंड के लोग ऊंचे पदों पे नहीं है। तो इसीलिए तो आपको जनता ने बिठाया है कि झारखंड के लोग आगे कैसे बढ़े उसको आपको तय करना है। रही बात 1932 की, देखिए 1932 को इसलिए मूल आधार माना जाता है कि अगर आप कडस्ट्रल सर्वे की बात करें तो जैसे हम जहाँ धनबाद से बिलोंग करते हैं, कुछ साथी हमारे भी हजारीबाग से, गिरिडीह से, वहां लगभग 1902-3 के आसपास आपका सर्वे स्टार्ट हुआ था, जो 1915 कहीं 1925 कहीं 1928 तक फाइनल हो जाता है। और अंतिम जो खतियान था झारखंडी के हाथ में 1932 में आपका अंतिम रांची में आके सबके हाथ में पहुंच जाता है। तो इसलिए जो हमारी मांग लगातार रही है कि 1932 के खतियान को मुख्य आधार माना जाए। बाकी प्रत्येक जिलों में कुछ समयों का फर्क रहा है, लेकिन जो डेड लाइन का है या मुख्य केंद्र बिंदु का है उसको 1932 को ही माना जाए। इसलिए भी क्योंकि बिहार ने जो अपना डोमिसाइल को तय किया है 1932 को ही किया है। रही बात यदि कोर्ट का या फिर लोग इस प्रकार का दलील देते हैं कि 1932 के खतियान को यदि हम लोग आधार मानते हैं तो यह, चूंकि भारत उस समय आजाद नहीं था, तो यह अगर असंवैधानिक होगा। तो जानकारी यह भी होनी चाहिए कि जनता की मांग ही लोकतंत्र में सर्वोपरि होती है। जनता अगर गलत चीज पर भी अगर बहुत बड़ी आबादी खड़ी हो जाए तो उसको सही कैसे करना है, ये कोर्ट विधायिका का काम होना चाहिए। रही बात भारतीय जो 1935 का कानून है, हमारे सारा संविधान तो वहीं से मुख्यतः टेली किया गया है। उस हिसाब से भारतीय संविधान को क्या कहेंगे जी। और दादा, एक है यहाँ पर बात ये भी है कि सीएम हेमंत सोरेन ये भी कह रहे हैं ना कि 1932 का जो है वो हम सम्मान करते हैं, झारखंडियों के हित में हम फैसले लेंगे। सरकार तो पूरी तरीके से लोगों को ये कह रही है कि सम्मान कर रहे हैं, लेकिन चीजें अगर सदन अगर साथ में आए तो हम 1932 के लोगों के लिए भी करेंगे। सरकार भी एक प्रखर रूप से लोगों के बीच कह रही है कि हम सम्मान करते हैं, लेकिन अगर हो संभव हो सकता है तब हम करेंगे। अच्छा ठीक है, एक बात बताइए, आज इतना बड़ा आंदोलन चला, कभी उग्र रहा? हमेशा शांतिपूर्ण रहा? मानव श्रृंखला, लोग जाके खड़ा हो रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, तो कोई रन फॉर खतियान के साथ 40 किलोमीटर तय कर रहे हैं। विधानसभा में अगर जा रहे हैं तो मैंने बैरिकेडिंग से क्रॉस करने वाले छात्रों को फिर वापस बुला रहे हैं कि नहीं, अगर बैरिकेडिंग लगाए तो हम बैरिकेडिंग का सम्मान करते हैं, हम लोग खेतों से जाएंगे, लेकिन हम लोग कहीं भी कानूनी उल्लंघन नहीं करेंगे। हर तरह से संवैधानिक चला है। अगर यही आंदोलन गुजरात में होता, पंजाब में, हरियाणा में, आंध्रा में होता तो बहुत सारी तोड़फोड़, हिंसा जैसी घटना देखने को मिलती। लेकिन झारखंडी स्पष्ट है, ये लोग भोले वाले कौम के लोग हैं, आदिवासी मूलवासी, हमेशा इन्होंने सबका सम्मान किया है। आप हेमंत सोरेन देखिए अपने बयान से पलट रहे हैं। उन्होंने 5 लाख नौकरी का स्पष्ट वादा किया था, सारा पेपर कटिंग लोगों के पास है, और आज कह रहे हैं कि हम नौकरी नहीं, हम मुर्गी बेचने का बात किए हैं। तो भाई इसीलिए देखिए, इसीलिए जनता उन पर बिलीव नहीं कर पा रही है। जिस दिन विश्वास हो जाता तो निसंदेह उनको कोई काम करने दिया था, लेकिन जनता कहीं ना कहीं उनसे जो 2.5 साल उनका देख लिया है, कहीं ना कहीं जो वादे उन्होंने किए थे उस वादों से पीछे हट रही सरकार। इसलिए सरकार को जगा के रखने के लिए जनता लगातार जन आंदोलन कर रही है। अच्छा, एक आपका हम स्टेटमेंट लेना चाहते हैं कि सीएम साहब ने यह भी कहा कि 1932 में, 1964 में, 1991 में, 2009 और 2011 में जमीन का सर्वे हुआ और गजट का भी प्रकाशन हुआ। अब सदन तय करे कि किस सर्वे को माना जाए, 1932 को छोड़ दें या 2011 को छोड़ दें, या इतना आसान नहीं है कि हम कर पाएंगे। देखिए, आज मुख्यमंत्री महोदय, आज हेमंत बाबू आए हैं, गुरुजी ने संघर्ष किया है, गुरुजी ने निर्मल दा विनोद बाबू एके राय के साथ संघर्ष किया है। तो आप उनके ही जमाने में जाइए, आप जयपाल सिंह मुंडा की स्थिति उठाइए, वहां क्या मांगे थी लोगों की, वहां भी मांग 1932 ही थी। तो क्या हेमंत सोरेन, आदरणीय हेमंत सोरेन जयपाल सिंह मुंडा से महान हो गए? जी नहीं। तो वहां से जो मांगे हमारी शुरुआत से चली है, जो हमारे आंदोलनकारियों ने, हमारे महापुरुषों ने झारखंड अलग राज्य के साथ था, जो स्थानीय के विषय में बात कही है, तो कहीं ना कहीं उसी को आधार माना जाए। और
1932 उस पर ही समीक्षा की जाए, न्यायिक चर्चा हो तो 1932 पर हो, उसके बाद एक गहन अध्ययन चिंतन करे सरकार। लेकिन पहले वो प्रयास तो करे। सरकार तो प्रयास ही नहीं कर रही है। ये तो पहले से डरी सहमी है कि मैंने मरने से पहले भूत बन जा रही है कि अरे भाई, न्यायपालिका का काम होता है संरक्षण करना, उसको देखना। क्या कार्यपालिका का काम होता है उसको क्रियान्वयन करना। विधायिका का काम होता है विधेयक बनाना, नियम बनाना। आप विधायिका का काम तो कीजिए, आप विधेयक तो बनाइए। आप कब से न्यायपालिका हो गए? पहला बात तो आपको खुद काम नहीं मालूम है कि आपका काम क्या है। और आप सदन में तो देखिए उनका वीडियो जो देखे ना, बच्चों जैसी बातें करने लगे। वो इनडायरेक्ट रूप से एक स्टूडेंट हमको टारगेट कर रहे हैं कि फुटबॉल खेलने वाला नेता बन गया है। अरे भाई, आप विवेकानंद का अपमान कर रहे हैं। अगर आप इस शब्द को कहा है उन्होंने कि फुटबॉल खेलने वाले, फुटबॉल में कमेंट्री करने वाला नेता बन रहा है, तो आप महान विवेकानंद का अपमान कर रहे हैं। क्योंकि विवेकानंद ने कहा था कि भारत के युवाओं, अगर भारत को आजादी दिलाना है तो तुम्हें फुटबॉल खेलना होगा। जी, तो जयराम जी, आप कह रहे हैं, एक बात ये भी बताइए कि जब ये सरकार कह रही है कि ये इतना आसान नहीं है कि 1932 को लागू किया जा सकता है, अगर टाइगर जयराम महतो को ये निर्णय लेना पड़े, एक समझ लीजिए कि आप मुख्यमंत्री के चेयर पर बैठ गए हैं, सरल भाषा में आपसे बात करना चाहते हैं, फीडबैक क्या देना चाहेंगे? कैसे ये आसान हो सकता है? आपका फीडबैक हम जानना चाहते हैं। क्या सरकार? बिल्कुल, इस विषय पर हम पूरे 1 महीना चर्चा करेंगे। जितने भी जानकार लोग हैं, जो कस्टल सर्वे को जानते हैं, जो आपके भूमि सुधार कानूनों को जानते हैं, उनके साथ तकरीबन 1 महीना तक बैठेंगे। उसके बाद 31वें दिन रिजल्ट आएगा और बिल्कुल 1932 वो जो आज असंवैधानिक बात कर रहे हैं वो संवैधानिक बन के आएगा। क्योंकि हमारी जिद होगी और हमारे पास संविधान का ही आधार इसलिए होगा क्योंकि आप अगर संविधान की दुहाई देते हैं तो आपको जानकारी होनी चाहिए। आपके पास जितने भी कानून पड़े हैं वो 1935 के कानून है। तो दोहरी नीति झारखंड के साथ नहीं चलनी चाहिए। यदि 1932 अगर स्वीकार नहीं है तो 1935 के कानून भारतीय संविधान में स्वीकार क्यों हो जाते हैं? अच्छा, तो एक बात ये भी है ना कि आप कह रहे हैं जैसे अंतिम कोई सर्वे हुआ होगा जिसमें जो झारखंडी है उसकी पहचान हुई होगी, तो आपको लगता है कि ये बहुत ही मुश्किल भरा काम है या आसान भी है? अगर थोड़ा सा अगर आप एक व्यक्तिगत रूप से अगर इस बात को अगर देखें तो। देखिए, पहली बात मैंने तो कहा कि 1932 में मुख्यतः अगर माना जाए तो सभी झारखंडी के हाथों में खतियान जा चुका था, जिसका स्टार्टिंग शायद 1902-3 के आसपास से हुआ था और 1932 आते आते लगभग हर झारखंडी खतियानदारी हो चुका था। कहीं कहीं जो जंगल वनों में रहे उनके पास पट्टा नामा होगा या हुकुमनामा होगा, उनके पास भी कुछ ना कुछ जरूर होगा। यदि नहीं है तो उनके लिए ग्राम सभा जिंदा है। हमारे लिए सबसे सर्वोपरि हमारे आदिवासी मूलवासी समाज में ग्राम हमारी परगणित रही है, हमारी व्यवस्था रही है। वह तय करेगी भाषा, संस्कृति और परंपरा के आधार पर कि झारखंडी है कि नहीं है। अच्छा, एक बात बताइए कि सीएम हेमंत सोरेन के इस बयान के बाद जो आपका जो समिति है वो किस निर्णय की ओर अग्रसर है? और क्योंकि आपका अभी आप व्यस्त हैं, लेकिन फिर भी कुछ बताइए कि आगे। हाँ, चूंकि हम अभी मेरा एग्जाम होने के कारण हम व्यस्त हैं और कार्यक्रम में हम शरीक नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन समिति, जहां तक समिति का संदेश आया है, वह आर्थिक नाकाबंदी की ओर बढ़ने के लिए प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी तक तय नहीं कह सकते हैं। और जब तक समिति की आपस में बैठकर चर्चा नहीं होगी तब तक कुछ भी कह पाना संभव नहीं है। लेकिन हम लोग ऐसा आंदोलन को जीवित रखने के लिए पुनः हम लोग कोई ना कोई कार्यक्रम निर्धारण करेंगे और उसके अनुसार सरकार को पुनः बैकफुट पर लाने का प्रयास करेंगे। युवाओं को सीधा क्या संदेश देंगे अब आज की परिस्थिति के लिए? अब अभी युवाओं को सीधा संदेश देना चाहेंगे। यही बगल की एक घटना है, आप शायद हम चाहेंगे कि एक दिन आप भी अपने न्यूज के माध्यम से आए और थोड़ा सा इस दुख को आप थोड़ा हाईलाइट करें और इसी को संदर्भ में देंगे कि हम पुटकी क्षेत्र में हैं। यहाँ आज 7वां दिन है, एक बहन का कंपनी द्वारा, विशेल कंपनी के प्रशासन के द्वारा मर्डर किया गया है, लेकिन आज तक ना उसकी लाश उठी है और ना ही उसको मुआवजा छोड़िए उसकी लाश आज तक इंसाफ नहीं हो पाया है। तो यही हाल हर झारखंडी का होगा यदि आज झारखंडी नहीं लड़ता है। वो अगर अपने सरकार से लड़कर अपने लिए हक अधिकार की बात नहीं करता है कि झारखंडी कौन है, तो आज यहाँ मौत हुई है, कल कहीं और होगी, परसों कहीं और होगी और ये मौत का सिलसिला थमेगा नहीं, चलता रहेगा। ये पुटकी की घटना है। आपसे मैं निवेदन करूंगा आप गिरिडीह होकर आए और आप अपने चैनल के माध्यम से इसको हाईलाइट जरूर करें। आज 7वां दिन है, लेकिन आज भी डेड बॉडी वहाँ बर्फ के सहारे पड़ी हुई है, क्योंकि बीसीसीएल के जो आला अधिकारी कमान के लोग हैं वो भाग फरार हो चुके हैं। और हमेशा जब भी गरीब के पास गरीब का बात अगर आता है तो प्रशासन की जो हाथ होता है वो सीधे उसका डंडा गरीब के गर्दन तक पहुंचता है, लेकिन चूंकि एक उच्च अधिकारी होने के कारण आज तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। तो यही हाल झारखंड का होगा, सीधा संदेश होगा। इसलिए युवाओं को मेरा संदेश होगा, आज लड़ लीजिए। आज जो भी परिस्थिति होगा, कुछ चुकाना पड़े चुका दें, कुछ गंवाना पड़ा गंवा दे, कुछ खोना पड़ा खो जाए, लेकिन आज नए झारखंड के निर्माण के लिए एक पेड़ में अगर खड़ा रहना पड़े तो एक पांव में खड़ा रहें और नए झारखंड के निर्माण का जो गति चला है वो थमना नहीं चाहिए। बहुत धन्यवाद जयराम जी। और आपने जो कहा हम जरूर आएंगे और उस पर हम जरूर एक बहुत बड़ा कवरेज आपके लिए और झारखंड के लिए जरूर करेंगे। आपका संघर्ष जारी होना चाहिए, आपकी जरूरत हमेशा हम कहते हैं कि झारखंड को है। आप इसी तरह से निरंतर आगे बढ़ते रहिए। इस बार आपको शक्ति प्रदान करें। समय देने के लिए बहुत धन्यवाद जयराम जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, आपके भी चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी सर। चलिए, शुक्रिया।
झारखंड में पत्ते से पत्तल बनाने का धंधा गांव-गांव में होता है। यहाँ बने पत्तल की मांग न केवल ग्रामीण बल्कि शहरी इलाकों में भी होती है। ग्रामीण इसे बाजारों में भी ले जाकर बेचते हैं। उनकी माने तो यह प्रदूषण नियंत्रण का अच्छा विकल्प है, लिहाजा सरकार को इसे प्रमोट करना चाहिए। गांव वालों की माने तो पत्तल 90 पैसे से लेकर 1 रुपए 20 पैसे दर में बिक जाते हैं। आजकल शादी विवाह समारोह में प्लास्टिक के पत्तल का उपयोग होता है, जो फेंके जाने के बाद प्रदूषण का कारण बनते हैं। अगर मवेशी उसे गलती से खा लें तो उनकी जान भी चली जाती है, लेकिन पत्ते के पत्तल में खाने से भोजन का स्वाद भी बढ़ता है और उपयोग के बाद फेंके जाने पर यह जानवरों का चारा भी बन जाता है। और इसी उपयोगिता और ग्रामीण आदिवासियों के रोजगार को बढ़ावा देने के लिए डबल एलिफेंट कंपनी लगातार इन प्रयासों में जुटी है। तो आइए डबल एलिफेंट के साथ कारोबार से जुड़कर आदिवासी बहुल इलाकों के आदिवासी माताओं बहनों को मजबूत करें और उन्हें रोजगार की दिशा में सहयोग करें। जय झारखंड।